एक $1 ट्रिलियन कंपनी के मालिक होने के बाद भी जॉन बोगल की डेथ के टाइम पर उनकी नेटवर्थ सिर्फ 18 मिलियन ही थी। जब आप 150 मिलियन रेज करने की सोचते हैं और आप सिर्फ 11 मिलियन ही रेज कर पाते हैं तो उस वक्त अपने आप को संभालना काफी मुश्किल होता है। क्यों ना कोई ऐसा फंड बनाया जाए जहां पर रिटर्न भले ही कम हो पर रिस्क ना के बराबर हो। तभी जॉन बोगल करते हैं इंडेक्स फंड की शुरुआत। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और वैनगार्ड उसमें 7% का स्टेक होल्ड करता है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी द ब्लैक रॉक के बारे में, जो $10 ट्रिलियन की एसेट्स को मैनेज करती है। अब इतनी बड़ी कंपनी है तो आपको लगता होगा कि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ब्लैक रॉक का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है द वैनगार्ड ग्रुप इनकॉर्पोरेशन। सेम लाइक ब्लैक रॉक, ये कंपनी भी एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। आज की डेट में अराउंड $8 ट्रिलियन के एसेट्स को ये मैनेज करती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं वैनगार्ड ग्रुप के बारे में। वैनगार्ड को फाउंड किया गया था जॉन सी बोगल के द्वारा सन 1975 में पेंसिल्वेनिया में। 1951 में बोगल ने विलिंगटन मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करना शुरू किया और ड्यूरिंग दिस पीरियड उन्होंने काफी सारे उतार चढ़ाव देखे और साथ ही काफी डिफरेंट पोजीशन पर वो रहे, इंक्लूडिंग कंपनी सीईओ। फिर 1974 में एक डिस्प्यूट के बाद उन्होंने 1975 में खुद की एक नई कंपनी फॉर्म की जिसका नाम था द वैनगार्ड ग्रुप इनकॉर्पोरेशन। बोगल ने अपनी कंपनी का नाम एक ब्रिटिश शिप के नाम पर रखा था। कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद 1976 में बोगल ने जो सबसे बड़ा काम किया वैनगार्ड ग्रुप 500 इंडेक्स को बनाने में। बोगल ने जो इंडेक्स फंड शुरू किया उसे आज की डेट में S&P 500 के नाम से भी जाना जाता है। अब शुरुआत में जब सबसे पहले इंडेक्स फंड का लॉन्च किया गया तो फंड मैनेजर इंडेक्स फंड से नाखुश थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंडेक्स फंड एवरेज रिटर्न देगा तो हमें नहीं लगता कि उसमें कोई इन्वेस्ट करेगा। अब एज यूजुअल जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। बोगल को फर्स्ट इंडेक्स फंड से काफी उम्मीद थी और उन्हें यह विश्वास था कि फर्स्ट इंडेक्स IPO अराउंड 150 मिलियन तक रेज करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 11 मिलियन ही ये कंपनी रेज कर पाई और इस चीज ने बोगल को काफी डिसअपॉइंट भी किया। ऑब्वियसली अगर मैं और आप भी होते इनकी जगह, आप जितना उम्मीद कर रहे हैं उसका सिर्फ आप 10% ही रेज करते हो तो होता है। अब वैनगार्ड को इंडिविजुअल नहीं थी, ये थी ग्रुप 3 लोगों की। अब इस चीज को बाद में बैंक जिन्होंने बोगल को फंड दिया था उन्होंने कहा कि वो इस फंड को यहीं पर शट डाउन कर दें, पर बोगल का विश्वास था और उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए कई बार शुरुआत में चीजें अच्छी नहीं होती, बट आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है कि ये चीज, ये आइडिया वन डे जरूर काम करेगा। ठीक ऐसे बोगल के साथ भी हुआ। और वैसे भी बोगल के पास 2 स्ट्रॉन्ग रीजन भी थे इंडेक्स फंड के सक्सेसफुल होने के। पहला ये कि S&P 500 सिर्फ टॉप 500 कंपनी को ही अपने इंडेक्स में रखती थी, मतलब कि जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे काम वैनगार्ड कंपनी खुद से कर रही थी। ऊपर से कोई हाई ब्रोकरेज फीस भी नहीं थी, क्योंकि वैनगार्ड S&P के लिए सिर्फ 0.03% ही चार्ज कर रहा था। $10,000 इन्वेस्ट करते हो तो आप साल के सिर्फ 3% ही चार्ज देना होगा, जो कि उस टाइम पर सबसे कम था। दूसरा यह था कि एक इंडिविजुअल 500 कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, पर S&P के ऑप्शन से वो 500 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता था। अब इंडेक्स फंड में बूम स्टार्ट होता है 1982 में, जब क्राइसिस के बाद बुल मार्केट स्टार्ट होती है, पर जितना एक्सेप्ट किया जा रहा था अभी भी उतना नहीं हुआ था। वैनगार्ड में चेंजेस आता है US के 401 रिटायरमेंट प्लान से, जहां पर इन्वेस्टर और वॉल स्ट्रीट के ब्रोकरेज का फोकस मार्केट को बीट करना था, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना था। वहीं वैनगार्ड का फोकस कंपनी के एम्प्लॉय को सिर्फ अपने ही नहीं बाकी दूसरे कंपनी के एम्प्लॉय को भी लो कॉस्ट, रिलायबल और स्टेबल इन्वेस्टमेंट प्लान देना था। वो मानते थे कि यहाँ पर इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय के लिए, और जैसा बोगल चाहते थे वैसा ही हुआ। एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट फंड और 401 प्लान में पहली चॉइस वैनगार्ड बन चुकी थी। वैनगार्ड स्टार्टिंग से ही डायरेक्ट इन्वेस्टर को ही टारगेट कर रही थी। इसके लिए बाद में वो अपने इन्वेस्टर के लिए और ऑप्शन लेके आती है। साल 1986 में वैनगार्ड अपना दूसरा फंड लॉन्च करती है टोटल बॉन्ड के नाम से, और 1987 में एक्सटेंडेड मार्केट इंडेक्स फंड जो पूरे स्टॉक मार्केट को ट्रैक करता था उसको लॉन्च किया गया। टाइम के साथ कंपनी ने एक के बाद एक फंड लॉन्च किए। सबका काम अलग अलग होता था, स्मॉल मार्केट कैप से लेकर कमोडिटी तक सब कुछ। हालांकि शुरुआत एज यूजुअल थोड़ी स्लो थी। 1980 आते आते काफी सारी कंपनी ने इंडेक्स फंड को कॉपी करना शुरू भी कर दिया था। बोगल का सबसे मेन फोकस था एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर रिटेल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सके, किसी ब्रोकरेज को ज्यादा पैसे देने की जरूरत ना हो और फुल ट्रांसपेरेंसी हो। विजन क्लियर था, लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग। अब देखिए इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा नुकसान क्या था, आपका रिटर्न लिमिटेड था, पर दूसरी ओर इसमें फीस लोअर थी, काफी कम। नए इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करना बहुत ही इजी था। इसमें डाइवर्सिटी का भी ऑप्शन मिल जाता था आपको,
तो कुल मिलाकर अगर आप रिस्क कम लेना चाहते थे तो आप इसकी तरफ जा सकते थे। 1990 तक वैनगार्ड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी बन चुकी थी और इसके साथ ही सेकंड ETF प्रोवाइडर भी। इसके साथ ही वैनगार्ड ने अपने आप को एक्सपेंड किया टाइम के साथ, जैसे कि नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, काफी सारे देशों में। हालांकि 1980 तक $55 बिलियन की एसेट मैनेजमेंट कंपनी वैनगार्ड बन चुकी थी। अब देखने में तो ये बहुत अच्छी अमाउंट लग रही थी। अब आपको पता है कि वैनगार्ड बहुत ही कम, सिर्फ 0.3% ही चार्ज कर रही थी, जो कि सिर्फ 16.7 मिलियन पर ईयर था। अब कंपनी में और ज्यादा ग्रोथ होता है 1990 से 2010 के ईरा में, जब टेक कंपनी की शुरुआत होती है और .com का क्राइसिस आता है। और ये टेक कंपनी अपने एम्प्लॉय को अच्छी खासी पे देते थे और जिस वजह से लोग और ज्यादा रिटायरमेंट प्लान लेने लगे और 2005 तक कंपनी $1 ट्रिलियन की एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी थी। पर 1999 तक बोगल कंपनी से रिटायर हो चुके थे और साल 2000 में वॉरेन बफेट हेज फंड पर अपना फोकस करते हैं और हेज फंड से एक रिटेल इन्वेस्टर बहुत खुश होता है और कंपनी को और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। अब देखिए, वैनगार्ड का मेन फोकस था सेफ्टी पर, यानी कि रिटर्न बेशक कम मिले पर रिस्क कम से कम ज्यादा हो, जैसे कि इनका S&P 500। पर हेज फंड में उल्टा था, हेज फंड पर बहुत ही कम रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन थी और हाई रिटर्न था। वैसे बता दूं कि हेज फंड को वैनगार्ड ने कभी भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा से इंडेक्स फंड के पक्ष में था। पर हेज फंड के आने के बाद वैनगार्ड को बहुत ही फायदा हुआ, क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आया और नतीजा ये हुआ कंपनी कंटिन्यू ग्रो करती गई और आज की डेट में कंपनी $7.5 ट्रिलियन से भी ऊपर की कंपनी बन चुकी है। वैनगार्ड के पास आज की डेट में वर्ल्ड वाइड 2 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर मौजूद है। 2017 की एक रिपोर्ट की माने तो 10 में से 9 इन्वेस्टमेंट वैनगार्ड के थ्रू ही होती है। अब बात करते हैं वैनगार्ड ग्रुप को मल्टीनेशनल कंपनी में कितना शेयर है। जैसे कि अगर गूगल, अल्फाबेट की बात करें तो गूगल में लेरी पेज और सर्गी ब्रियान का शेयर है 66% दोनों का, यानी कि दोनों कुल मिलाकर 12% होल्ड करती हैं, जबकि वैनगार्ड अल्फाबेट में 7% का स्टेक होल्ड करती है और दूसरी ओर वहीं ब्लैक रॉक 6% का स्टेक होल्ड करती है अल्फाबेट में। खुद ब्लैक रॉक का 7.9% स्टेक वैनगार्ड होल्ड करती है। अमेज़न में जेफ बेजोस का 11% स्टेक है, जबकि वैनगार्ड का 6.6% स्टेक है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स के टॉप इन्वेस्टर की बात करें तो उसमें सबसे टॉप पर ब्लैक रॉक और वैनगार्ड शामिल है। जेपी मॉर्गन में भी वैनगार्ड 8.8% का स्टेक होल्ड करती है। इसके अलावा यूएस से बाहर की बात करें तो यूरोप की जितनी भी बैंक और इन्वेस्टमेंट कंपनियां उन सब में वैनगार्ड इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आज वैनगार्ड $8 ट्रिलियन की एसेट को मैनेज करता है और सबसे बड़ी कंपनी है। इसका सबसे मेन रीजन था बोगल की लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। वो आज भी सिर्फ और सिर्फ 0.3% ही चार्ज करते हैं। अब देखिए, $1 ट्रिलियन की एसेट मैनेजमेंट करती है तो दैट्स वाई वो इतने कम फीस में भी सर्वाइव कर सकती है। वैनगार्ड की खास बात यह है कि वैनगार्ड के क्लाइंट वैनगार्ड को ओन करते हैं और दैट्स वाई आज की डेट में ना तो इनका कोई इन्वेस्टर है और ना ही ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब जैसे शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं और कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं, पर वैनगार्ड के केस में आपको इनके फंड लेने होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो और कंपनी को कंट्रोल करना चाहते हो। ये पावर वैनगार्ड अपने पास ही रखती है। देखिए, अगर बात करें कंपनी के CEO जॉन सी बोगल, अगर वो चाहते तो आज उनके पास, जिस वक्त 2019 में उनकी डेथ हुई तो उनके पास $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने ज्यादातर पैसे को अपने चैरिटी फंड में जो है दान किया और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उनकी डेथ के समय उनके पास सिर्फ और सिर्फ $80 मिलियन की ही नेटवर्थ थी।